फिर वो किसी भी समाज का और किसी भी धर्म का हो, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों से आशीर्वाद हमें जरूर निश्चित ही मिलेगा। साथियों, प्रवीण जी डटके के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ ही दिन पहले मुस्लिम लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर एक बड़ी ई लाइब्रेरी बनने जा रही है जो एशिया की सब में अच्छी ई लाइब्रेरी होंगी। उसकी जो उस लाइब्रेरी की प्रस्तावित लागत 20 करोड़ रुपए है। ये बहुत बड़ी राशि से यहाँ पर वो होने जा रहा है। यहाँ पर कई काम, करोड़ों रुपए के काम अल्पसंख्यक बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए। हमारे बीच में हमारे विधायक माननीय विकास जी कुंभारिया उपस्थित हुए। आपसे निवेदन करूंगा ताली बजा जाकर उनका स्वागत कीजिए। विकास भाव को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और प्रवीण जी ने कई विकास कार्य यहाँ पर किए हैं। उन्होंने अपने निधि से, महापौर रहते हुए वो निधि से कब्रिस्तान के लिए निधि दिया। कामिल भाई वो बताएंगे आपको। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य करते समय किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। उसी तरह अभी लाडली बहन योजना का कार्य हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के कार्यालयों से चला। और मुझे बताने में खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से हजारों मुस्लिम बहनों को लाभ मिला है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में। साथियों, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह के कोई भी कार्य में, चाहे वो लोगों के लिए योजना देने का कार्य हो, चाहे वो विकास कार्य हो, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को चुनाव में आप सभी लोगों को अपना वोट सोच समझ कर देना है। क्योंकि अब प्रचार बहुत चालू है। लोग कहते थे कि लाडली बहना योजना बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। बताने में खुशी हो रही है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन प्रदेशों में कई सालों से ये योजना, किसी में महातारी योजना के नाम से है, उड़ीसा में सुभद्रा योजना के नाम से है, और यहाँ पर लाडली बहना योजना के नाम से मध्य प्रदेश में है, और यहाँ मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के नाम से है। यहाँ पर सबको वो लाभ प्राप्त हो रहा है। और इसलिए, और मैं आपको बता दूं, मेरे कार्यालय में कुछ ऐसे भी लोग आए जो इस योजना का विरोध कर रहे थे। और गिरीश जी, उन्होंने सब में पहले अपने पत्नी के फॉर्म भरे और उन्होंने सब में पहले उनके केस होने पर पैसे नहीं आए, तो वो मेरे ऑफिस में आकर बोलने लगे, भैया तुम्हारे भाभी के पैसे नहीं आए, थोड़ा देख लेना। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े नेता है। आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो आपको दिख जाएगा कौन से कांग्रेस के नेता इस योजना का लाभ उठा रहे। तो फिर उनको सीटिंग देखकर हमने उनके भी पैसे दिला दिए। साथियों, इसलिए कथनी और करनी में फर्क अगर कोई करती है तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी करते हैं। एक तरफ वो योजना बंद करने को बोलते हैं, दूसरी तरफ उनके जो नेता, उन नेताओं के रिश्तेदार हमारे पास से, हमारे नगर सेवकों के पास से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मार्फत वो अपने पत्नियों का, अपने भाइयों का, अपने बेटियों का काम करवाते हैं। साथियों, ये फर्क आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बातें ना करता, हमारे बहुत से नेता यहाँ पर है, बहुत वक्ता यहाँ पर है। इसलिए आपसे फिर से एक निवेदन करता हूँ कि 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को किसी भी आप प्रचार पर आप गुमराह ना होते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, ये मानस बनाए। और साथ में आने वाली 20 तारीख को बैलेट बॉक्स पर जो 1 नंबर पर कमल का निशान है, माननीय प्रवीण जी डटके, इनके कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर जो विकास की गंगा माननीय अपने केंद्रीय मंत्री और विकास के जो शिल्पकार है, नागपुर के खासदार माननीय नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस, इनका जो सपना है कि कोई भी योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए, सभी की भागीदारी विकास कार्यों में होने चाहिए और अपना महाराष्ट्र एक सुंदर महाराष्ट्र बने, वैसे प्रवीण जी का भी एक सपना है अपना मध्य नागपुर सभी चीज़ों से, सभी दृष्टि से एक सुंदर मतदार क्षेत्र बने। वो सपने को पूरा करने में आप सहयोग करेंगे, यही आपसे आशा रखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय बाल पांडे जी। हमारे बीच में हमारे आमदार, प्रिय आमदार भाऊ विकास कुंभारे साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और इसी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मोहतरम पवार साहब और सीवनकर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौके पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज के इस कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम लाइब्रेरी नौजवानाने कमेटी ने
नितिन गडकरी साहब को एक पत्र लिख करके अपना समर्थन की घोषणा की और उन्होंने पूरे तन मन धन से हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, खास तौर से परवीन भाऊ दटके साहब को अपने समर्थन का ऐलान किया। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके जो संयोजक हैं इस कमेटी के, जनाब अब्दुल रशीद साहब, राशिद साहब, मोहम्मद अकरम, सैयद जहीरुद्दीन स्टार बेकरी, लियाज खान साहब, रियाज भाई, प्यारे साहब कुरैशी, गुलाम साबरी, आकिब कुरैशी, सैयद मेराज, मोहम्मद अतहर, रफ़त आलम लारी, मोहम्मद ज़ुबैर, जाबिर खान, मोहम्मद फैसल, अशफाक कुरैशी और अन्य जो इनके साथी हैं, इन्होंने प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने परवीन जी से वक्त लिया कि हमको हमारे क्षेत्र के अंदर एक परवीन भाऊ की सभा और माननीय नितिन गडकरी साहब की सभा के लिए वक्त दिया जाए। और इसके लिए मैं इनका पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और परवीन भाऊ की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। वक्त बहुत कम है और हमारे बीच में हमारे लाडले आमदार जनाब विकास भाऊ कुम्हारे साहब हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच पर विराजमान सम्माननीय गिरीश व्यास जी, सम्माननीय कामिल अंसारी जी, सम्माननीय पवार साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, पिछले 15 वर्षों में जो आपने मुझे मोहब्बत, प्यार, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे एक विधायक करके मैं जो काम कर रहा हूँ और मुझे आज तक कभी याद नहीं है कि मैं मोहनपुरा आया हूँ तो मुझे किसी ने कुछ कहा है। और ऐसा ये मिसाल मैं जब भी कभी यहाँ पे आया, टू व्हीलर पे अकेला आता था या 2 जने आते थे, लेकिन आज तक मुझे कभी कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। और जब ये महाराष्ट्र में हमारे विधायक मिलते थे, उनको मैं बताता था तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि आप मुस्लिम क्षेत्र में घूमते हो और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बोला बिल्कुल नहीं है, आप नागपुर आइए, मैं आपको सबको घुमा देता हूँ। ऐसा ये क्षेत्र और यहाँ का विधायक बनने का मौका मुझे आप लोगों ने दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मैं हॉस्पिटल नज़दीक है। मैं पिछले 15 वर्षों से एक विधायक करके काम कर रहा हूँ। पहले 5 टर्म में, ये 3 टर्म पैकी पहली टर्म में एक विरोधी पक्ष में बैठा था। वो 5 वर्ष में ज़्यादा कुछ हो नहीं सका, लेकिन 2014 में जब ये सरकार चुनकर आई और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री बने, तो मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको मैंने निवेदन दिया कि ये भैया, ये जो नागपुर में मैं हॉस्पिटल है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, उसके सब बिल्डिंगा गिरने लायक हो गई है और वहाँ पे आप मदद कीजिए। और तब उन्होंने इतना सारा पैसा दिया कि मैं हॉस्पिटल में, अभी आप देखिए, पहले आप 7-8 साल पहले जाते होंगे और आज जाकर देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। और मैं हॉस्पिटल और ढगा हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल के पीछे लगकर मैंने जो दोनों हॉस्पिटल का काम करने का काम किया, आज दोनों हॉस्पिटल 1 नंबर के बने। और अभी विशेष करके अभी जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने, तब मैंने और प्रवीण दटके जी ने हमने एक निवेदन दिया कि साहब आपने जो बिल्डिंग बनाया वो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग पूरी क्रैक हो चुकी है। तो उन्होंने और
एक बिल्डिंग के लिए 500 करोड़ रुपए अब भी 3 महीने पहले दिया और उसका काम शुरू है। ऐसे अनेक काम हमने किए। आपको पता है डागा हॉस्पिटल में क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आज डागा हॉस्पिटल पिछले 7 वर्षों से पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 करके, ये पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 करके आज भी उसे पारितोषिक मिल रहा है। आप सब जानते हैं ये मध्य नागपुर पूरा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे नया कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन जो भी है उसको अच्छा करने का प्रयास मैंने अपने ओर से किया हूँ। गांधीबाग बगीचा है, उसके सामने पुलिस क्वार्टर्स है। वो पुलिस क्वार्टर्स में वो पूरी तरह कंडम हो चुके हैं। मैंने सम्मानीय देवेंद्र जी को और सम्मानीय नितिन गडकरी साहब को बताया कि साहब वो पुलिस क्वार्टर पूरी तरह कंडम हो चुके हैं। और इतवारी, गांधीबाग, महल, इस क्षेत्र में जितनी भी कुछ पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो आप वहाँ पे कम से कम 4 व्हीलर जो रहती है उसको 500 4 व्हीलर रहने का और 1000 2 व्हीलर रखने का वहाँ पे आप बंदोबस्त कीजिए। और विशेष करके वो भी सैंक्शन हो चुका है और वहाँ पे अभी नई बिल्डिंग बनने वाली है और ऊपर नीचे की 2-3 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और ऊपर फिर पुलिस क्वार्टर बनने वाले। और वो पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन भी नागपुर शहर का नहीं तो पूरा महाराष्ट्र का A1 क्वालिटी का बनने वाला है। जैसा लकड़गंज में बना हुआ है वैसा ये गांधीबाग में बनने वाला है। ऐसे अनेक कार्य किए हैं, आपको सबको पता है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रवीण दटके जी खड़े हैं, अबे आपको लग रहा होगा कि मेरी टिकट कटी और मैं बहुत नाराज होऊंगा। मैंने पिछले 5 वर्ष पहले ही गडकरी साहब को कह दिया था कि गडकरी साहब ये मेरा लास्ट टर्म है और इसके बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो गडकरी साहब ने वही बात ध्यान में रखी। मैंने 2 महीने पहले पूछा, गडकरी साहब बताइए मैंने क्या करना चाहिए। उन्होंने बेटा आप शांत बैठिए, हम देखेंगे क्या करने का। और बाद में उन्होंने प्रवीण दटके की टिकट डिक्लेयर की। मुझे कोई नाराजी नहीं है क्योंकि 15 साल मैंने बहुत वर्ष निकाल चुका हूँ और 10 वर्ष नगर सेवक रह चुका हूँ। इसलिए नए कार्यकर्ता को चांस मिलना चाहिए, ये मेरी मन से इच्छा थी, इसलिए मैंने नए कार्यकर्ता को चांस दिया। सम्माननीय मध्य नागपुर के उम्मीदवार सम्माननीय आमदार प्रवीण दटके जी यहाँ पे आ चुके हैं। कृपया सबने ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और आपको पता है प्रवीण दटके एक ईमानदार और 4 टर्म यानी 20 साल से नगर सेवक करके काम कर रहा है। कदीर भाई भी कृपया मंच पर आएंगे। और प्रवीण दटके पिछले 4 टर्म से यानी 20 साल से नगर सेवक करके नागपुर शहर में काम कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष नेता थे, उन्होंने नागपुर शहर के महापौर थे और ऐसे इसमें रहने के बाद उनको एक्सपीरियंस काम करने का अनुभव बहुत है और वो काम के बदौलत और अपने मध्य नागपुर को अच्छा बनाएंगे, यही विनंती करता हूँ। और आप सबको विनंती करता हूँ कि प्रवीण दटके के पिताजी प्रभाकरराव दटके, इनको भी आपने देखे हैं, उनका भी काम बहुत अच्छे तरीके से था, बहुत अच्छे से करते थे। वैसे ही प्रवीण दटके जी एक अच्छे होनहार और अच्छे साथी हैं, उनको आप चुनकर देंगे, यही विनंती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास भाऊ। मैं शफीक खान साहब, जमील पटेल और छोटा फारूक साहब से विनंती कर रहा हूँ स्टेज पर आए। ये थे विकास कुम्हारे साहब हमारे दरमियान में। ऐसा क्या जी हाँ। हाजरीन, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा मिलनसार और कौमी यकजहती पर यकीन रखने वाला शख्स जो कि भारतीय जनता पार्टी से मध्य नागपुर का उम्मीदवार है, जिसे हम प्रवीण जी दटके के नाम से जानते हैं। प्रवीण जी दटके लोग चुन करके आने के लिए मुख्तलिफ वादे करते हैं, मुख्तलिफ अपील करते हैं,
लेकिन ये एक ऐसा कैंडिडेट है नागपुर की सरजमीन पर जिसने ऐसा क्या आने से पहले हमारे इलाकों के लिए और ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो काम किया है, इंशाअल्लाह मैं उनको जब बुलाऊंगा उसका जिक्र करूंगा। वक्त कम है और हमारे बीच में माजी आमदार जनाब गिरीश व्यास साहब मौजूद हैं। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब गिरीश व्यास साहब। आज की इस प्रचार सभा के सम्माननीय अध्यक्ष कामिल भाई अंसारी जी, मंच पर बैठे 3 टर्म के आपके द्वारा चुने गए विधायक माननीय विकास जी कुंभारे, भारतीय जनता पार्टी और महायुति के वर्तमान उम्मीदवार माननीय प्रवीण जी दटके, मंच पर बैठे हुए गिरीश जी देशमुख, राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार जी, शिवनकर जी, अन्य लतीफ बाबा, गुड्डू भाई, हमारे फारूक अंसारी जी, अन्य सभी सम्माननीय पदाधिकारी, हाजी खदीर जी वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, इस चुनाव प्रचार सभा के माध्यम से हम आपसे निवेदन करने आए, प्रार्थना करने आए कि आने वाले 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार माननीय प्रवीण जी दटके, इनके कमल निशान पर बटन दबाकर इन्हें प्रचंड बहुमतों से आप विजयी करेंगे। प्रवीण जी दटके आपके लिए परिचित बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वह स्वर्गीय प्रभाकरराव जी दटके के बेटे हैं और सम्माननीय प्रभाकरराव जी दटके जिनके नेतृत्व में हमने काम किया, जिनके नेतृत्व में हमारी लीडरशिप खड़ी हुई, वे माननीय प्रभाकरराव जी दटके जिनके इस मोमिनपुरा के अनेक परिवारों से बहुत करीबी संबंध रहे, जिनको एक तरह से इस तरफ की जनता बहुत प्यार करती थी, ऐसे स्वर्गीय प्रभाकरराव जी दटके इनके वे बेटे हैं। एक अनुभवी कार्यकर्ता, एक अभ्यास करने वाला कार्यकर्ता, एक जनता के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता, ताकत, दिशा देखने की जिसके पास है, ऐसा एक प्रतिनिधि हमारे को मिला है। माननीय विकास जी कुंभारे ने इन 3 टर्म में 15 सालों में जो भी विकास की एक गंगा, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा और केवल आज नहीं कहा, इसके पहले अनेक बार संवाद में, अनेक जाहिर सभाओं में, और आपने उनके काम को देखा है कि इस पूरे मध्य नागपुर में सीमेंट के रास्ते हो या अन्य विकास के काम हो, मेडिकल हो, मेयो हॉस्पिटल हो या डागा हॉस्पिटल हो या अन्य सारे कामों को उन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से आपके सामने यह विकास किया है। क्योंकि हमारा मानना है कि सबका साथ और सबका विकास, सारे समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और यही हमारे काम की एक दिशा है। ये हमारा निवेदन है, ये हमारा संकल्प आपके साथ है और आप लोग इस बात को गौर करेंगे। मैं जानता हूं मुझे अब अगले साल 50 साल हो जाएंगे इस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में काम करते हुए। आपातकाल के सत्याग्रह से लेकर तो 2025 तक मेरे 50 साल पूरे हो जाएंगे और इन 50 सालों में मैंने जो नागपुर का अभ्यास किया है, इस मध्य नागपुर का अभ्यास किया है, इस मध्य नागपुर की जनता को देखा है। मेरे भी काफी संबंधित क्षेत्र में रहे, मेरे ही क्या, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी के बहुत पुराने संबंध रहे हैं। हमको हमेशा कटघरे में रखा जाता है, हमारे बारे में झूठ फैलाया जाता है, हमारे बारे में सांप्रदायिकता की बात की जाती है। पर कल्पना करो कि आज से 50-60 साल पहले इस जामा मस्जिद की केस, जब आपके याकूब कमर जी विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे,
और इस जामा मस्जिद के सदर थे, प्रमुख थे, यहाँ की ट्रस्ट उनके साथ थी, उस समय की बात कर रहा हूं। मेरे पिताजी तो आरएसएस के कट्टर थे, मैं भी आरएसएस का कट्टर हूं, और उस समय जो वातावरण समाज में था, इसके बावजूद एक मत से जामा मस्जिद की कमेटी ने मेरे पिताजी को, पंडित बचराज जी व्यास को, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, जो विधायक थे विधान परिषद के, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के गए थे, याकूब कमर साहब ने इस केस, जामा मस्जिद की केस हमारे पिताजी के हाथ में दी और विश्वास व्यक्त किया कि यही व्यक्ति है जो हमको न्याय दिला सकता है। और सरकार से लड़कर उन्होंने जामा मस्जिद की जमीन, ये इस कमेटी को बहाल की। हमारे बारे में सवाल उठाए जाते हैं, क्यों उठाए जाते हैं? हमने कौन सा ऐसा झूठ किया? हमने हमेशा अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया। हमारी अगर छाती को खोल कर देखें तो हमारे मन में कभी विद्वेष नहीं रहा। हम हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, पर ये कांग्रेस के लोग हमेशा हमेशा झूठ फैलाते हैं। क्या ये मोमिनपुरा का चौक, बब्बू होटल के पास के चौक के लोग ये भूल सकते हैं? क्या ये पुराने लोग जितने भी होंगे, नई पीढ़ी को बात नहीं करता, पुरानी पीढ़ी वो भूल सकती है कि उस चौक पर इसी ईद के दिन जब ईद ही करके नमाज पढ़ के लोग निकलते थे, तो सबसे पहले राम जीवन जी चौधरी, डॉक्टर राम प्रकाश जी आहूजा, प्रभाकर राव जी तटके, बलवंत राव जी ढोबले, हमारे तमाम नेता वहां ईद की बधाई देने के लिए लाइन से खड़े होते थे। ये क्या झूठलाया जा सकता है? ये क्या झूठ है? ये यहाँ तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं जो आपके इसी क्षेत्र में रहते हैं, वो एक फारूक अंसारी हो, लतीफ बाबा हो, कोई बताए तो कि हम कब नहीं आए। हम हमेशा वहां खड़े रहकर लोगों को गले से मिलाते रहे। क्यों मिलाया? हम सबको साथ लेकर चलते रहे। पर हमारे बारे में कांग्रेस ने झूठ फैलाया। हमारे बाद कांग्रेस के लोग यहाँ खड़े रहने लगे, उसके पहले कभी खड़े नहीं हुए थे। जनसंघ से लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवास तक हम यहाँ पर खड़े रहते थे और यहाँ पर लोगों को ईद की बधाई देते थे। फिर हमको समर्थन क्यों नहीं? फिर हमसे प्यार क्यों नहीं? फिर हमको वोट क्यों नहीं? हम तो विकास की बात करते हैं। ये विकास जी कुंभारे ने इतना विकास किया, वोट के बारे में भी सोचना चाहिए। नई पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी समझ लें, हम हमेशा खुले दिल से चलते हैं। आप आने वाले 20 तारीख को अपने दिल का परिवर्तन बताइए। एक बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि जोड़ने को जोड़ लेते, स्नेह का संबंध सब, किंतु सुख दुख में सदा नाता निभाना है कठिन, है सरल नजरें मिलाना। लतीफ बाबा मिले तो हाय नमस्कार कैसे हो ये कर लेना, या अपने इसमें का कोई आदमी मिले तो हाय हेलो कर लेना, ये बात रह गई। है दुख सुख दुख में नाता निभाना है कठिन, है सरल नजरें मिलाना, दिल मिलाना है कठिन। हम दिल मिलाने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार हैं। आपको आगे आने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब हम यहाँ काम करते थे तो हमारी पार्टी का कार्यालय कहाँ होता था, तो वो चौक की लाइब्रेरी में 3री मंजिल पर हम बैठते थे। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को लेके, फारूक भाई को मालूम है, लतीफ बाबा को मालूम है। पर हमारे साथ जब लोग जुड़ना शुरू हुए, हाजी भी हमारे साथ जुड़े और भी सारे लोग हमारे साथ जुड़े, तो वहां से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। पर अभी आपके दिलों में आना बाकी है। पर कामिल भाई आप यहाँ पर हैं, आपके नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हाजी कदीर हो, अशफाक पटेल हो, ये सारे लोगों के काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम आपके दिलों पर भी राज करेंगे। हम समय का इंतजार करने को तैयार हैं, पर अब ज्यादा समय मत दीजिए। ये प्रवीण दटके जैसा व्यक्ति आपको मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बारे में सवाल उठाते हैं। हमने वो हसनबाग का कब्रिस्तान किसने बनाया, कौन है उसके पीछे, हमने कभी इसकी प्रसिद्धि नहीं की। वो कब्रिस्तान यदि एनआईटी की ओर से आपको मिला होगा तो सतीश चतुर्वेदी, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का मंत्री, मैं खुले यहां पर कहना चाहता हूं आपके बीच में, बुलाइए चतुर्वेदी जी को, यहां पर बुलाइए तानाजी वनवे को और जरा पूछिए उनके क्षेत्र का यह एक कब्रिस्तान की जगह
इस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी। ये तो बात थी कि प्रभाकर राव जी तटके महानगर पालिका में सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, अटल बहादुर सिंह महापौर थे और उन्होंने मुझे एनआईटी में ट्रस्टी करके भेजा था। एनआईटी में ट्रस्टी जाने के बाद मेरे पास वहां पर इब्राहिम भाई चूड़ी वाले आज जिंदा हैं और मजीद शोला, ये 2 जने आए कि ये हमारी जमीन है और इस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टेंडर निकला है, आप कुछ करिए। हमने वो टेंडर रद्द किया, मैंने वो टेंडर रद्द किया, सारे कागजात सिटी सर्वे से निकाले। ये इतिहास वो हसनबाग में आपके रिश्तेदार रहते होंगे तो जाके जरा पूछ लेना कि ये कब्रिस्तान किसकी देन है, ये गिरीश व्यास की देन है। इस बात को आप समझ लेना। हमको कटघरे में रखते हैं। ये कांग्रेस वाले शॉपिंग बना के बेचना चाहते थे, हमने उसको ठीक किया, हमने आपकी जमीन लौटाई, हमने कब्रिस्तान बनाया। गडकरी जी विधान परिषद के नेता थे, उन्होंने वहां पर कंपाउंड वॉल बनाई, आज वो कब्रिस्तान वहां पर है। किसी भी परिवार को पुराने पूछ लीजिए कि किसकी देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मित्रों, मैं आप लोगों से खुले दिल से कहना चाहता हूं, आप सब लोग एक बात विचार कर लीजिए, आप एक बार मन में सोच लीजिए, ये हमारे फारूक भाई के पीछे यहाँ एआईटी मोमिनपुरा का मैदान है, यहाँ एआईटी मोमिनपुरा के मैदान पे यहीं पर हम खेलते थे और यहीं कबड्डी की हम टूर्नामेंट लेने के लिए वही गिरीश व्यास आपके साथ आते थे। क्यों फारूक भाई, बराबर है ना? फिर भी हम तो आपके साथ हैं भाई, हम कहीं बदले नहीं है। और अभी आपको एक ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि करके मिल रहा है जो विकास कुंभारे के कंधे से कंधा लगाकर उसके छोड़े हुए काम, फिर पार्किंग का विषय हो या और भी यहाँ की सुविधाओं के विषय हो, जो प्रस्ताव पाइपलाइन में विकास कुंभारे ने डाले हैं उसको पूर्णता करने की जवाबदारी अब प्रवीण जी दटके की तरफ है। और मेरा विश्वास है, कोई मेरा विश्वास तोड़ नहीं सकता, प्रवीण जी दटके मध्य नागपुर के विधायक बनेंगे। ये तो पत्थर की लकीर है, ये आप समझ लेना। और ये होने के बाद आप हमारा परिचय लेना, हम 5 साल का काम का हिसाब आपको देने के लिए तैयार हैं। अभी विधान परिषद में आमदार है हमारे प्रवीण जी, और इस आमदार के रहते हुए इन्होंने 100 करोड़ के करीब का काम तो यहाँ पूर्व नागपुर के अपने मध्य नागपुर में किया है। तो एक महापौर, 4 बार का नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी का शहर का अध्यक्ष, इस क्षेत्र का एक अच्छा जानकार आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधि के रूप में दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आज सम्माननीय गडकरी जी उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकलीफ आने से बाय रोड नागपुर आ रहे हैं, वो शायद यहाँ पर ये सभा समाप्त होते तक पहुंच जाएंगे तो बड़ी बात है। पर आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक गिरीश जी देशमुख और प्रवीण जी उनकी इस क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ निश्चित आयोजित करेंगे। पर तब तक उनकी बात आपके सामने कहना चाहता हूं, उनकी ओर से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग प्रवीण को आशीर्वाद दें और बड़ी संख्या में उसको विधानसभा में भेजें। मैं विश्वास कह सकता हूं कि प्रवीण आपके सारे अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। आप उससे हिसाब ले सकते हैं, जिसको काम का अनुभव नहीं, जो झूठ बात करते हैं, जो व्यापारियों को तकलीफ देते हैं, ऐसे लोग आज फोटो खिंचवा रहे हैं अपने कि हमने कभी खंडनी वसूली, कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी से वसूली नहीं की। मेरा दावा है कांग्रेस वालों से, एक कोई व्यापारी लाके बता दे, एक कोई व्यापारी कह दे, वरना मैं कहने को तैयार हूं कोरोना काल में कितने व्यापारियों से जो अपना व्यापार कर रहे थे छुपकर, उनसे कितने पैसे इस प्रतिनिधि ने वसूल किए, ये कहने का ताकत मेरे पास है। और कांग्रेस के नेता अतुल कोटेचा उसके जवाबदार हैं और वो उसके मध्यस्थ थे कि गिरीश भैया जाने दो, छोड़ दो, क्या करेंगे अब, ये आदमी आदत से मजबूर है, ऐसा आदमी प्रतिनिधि हमको चलेगा क्या, इस बात का भी हमने विचार कर लेना चाहिए। एक बार इस मोमिनपुरा से, इस अंसार नगर से, इस सारे क्षेत्र से ऐसी आवाज उठे, आप कमल देखें, आप भारतीय जनता पार्टी ना देखें, आप प्रवीण दटके को देखें, प्रभाकर राव जी को याद करें, हमारी ईमानदारी को देखें और आप प्रवीण के पीछे
ताकत से खड़े हों। यही बात करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के नागपुर शहर के अध्यक्ष जनाब प्रशांत पवार साहब को। भाई, हमारे नौजवान मुस्लिम लाइब्रेरी नौजवान कमेटी के अरकान जो हैं वो प्रभाकर राव डटके साहब का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन हैं। मैं उनके तमाम हाँ, प्रशांत पवार साहब यहाँ आए और चंद शब्दों में अपनी बात कहें। लीजिए, दया शंकर तिवारी साहब भी यहाँ आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और प्रशांत पवार साहब आपसे बात करेंगे। कौन है दोनों नाम नहीं नाम बस वैसे ही बोल दो ना, सब लोग मंच पर बैठे हैं। आज पहले ये हार का होने दो, बोलता हूँ। भैया जल्दी करो, लोग प्रभाकर राव परवीन भाऊ को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मुस्लिम लाइब्रेरी नौजवान कमेटी डटके साहब का इस्तकबाल कर रही है। और मैं गुलाम साबिर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अकरम भाई, जोएब भाई और उनके साथ जो हजरात हैं वो उनको एक मेमोरेंडम दे दें और इसके बाद आपसे परवीन भाऊ खिताब करेंगे। प्रशांत पवार साहब आपसे बात कर रहे हैं। हो गया भाई, वक्त बहुत कम है। चलो भाई जी, हाँ 10 मिनट बाकी है भैया, हट जाओ बाकी लोग जी। आज मोमिनपुरा में प्रचार सभा माननीय प्रवीण भाऊ दटके के लिए आज मध्य नागपुर के वो उम्मीदवार है और वो महायुति के उम्मीदवार के नाते अभी ये सभा का यहाँ आयोजन किया है और अभी मेरे पहले यहाँ पे उपस्थित मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव पंथ, सामने में बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, 20 तारीख को ये महाराष्ट्र का वोटिंग होना है और उसमें अपने को प्रवीण भाऊ दटके को ज्यादा से ज्यादा मतों से चुन के लाना है। और सबसे महत्व का कि अभी जो विकास भाऊ कुंभारे इन्होंने बताया, जो 15 साल यहाँ के आमदार थे और इन्होंने
अपनी तीसरी टर्म खत्म करके माननीय प्रवीण भाऊ धटके को अपनी उम्मीदवारी देने की बात की। आज ऐसे भी नेता होते कि अपनी तीसरी टर्म होने के बाद में खुद वो दूसरे को देते। अभी गिरीश व्यास जी ने भी ये मोमिनपुरा में भारतीय जनता पक्ष ने क्या क्या किया इसके बारे में तो आपको बताया ही है, और महत्व का कि उनको क्यों चुना के देना है अपने को, क्योंकि आने वाले 23 तारीख को अपने को ये महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाना है, जो 2.5 साल तक महाराष्ट्र के जनता के लिए सेवा करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो महायुति की सरकार है। महायुति के 3 नेता एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नेता अजीत दादा पवार, ये महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए लगे हुए। महाराष्ट्र के जनता के लिए महायुति सरकार ने जो जो योजना लाई है वो योजना बंद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार करने का। संपूर्ण तो अभी मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है, इसलिए प्रवीण भाऊ को सुनना है, फिर कभी आके मैं सुनाऊंगा। बहुत कुछ मैंने लाया था कि ये कांग्रेस कितनी बदमाश है, ये बताने के लिए मैं खड़ा हुआ था। और मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं क्योंकि ये जो योजना है आज अपने यहाँ पे मध्य नागपुर में अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो योजनाओं का फायदा हुआ है। और मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको ये योजना के बारे में मालूम नहीं है। जब उनको पूछा गया कि ये योजना आप तो बंद करने वाले हैं, नहीं हम योजना बंद करने वाले नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर में बोझ आ रहा है, योजना भी बंद नहीं करना है और गवर्नमेंट के ऊपर में बोझ भी आ रहा है, ऐसा बोलने वाला ये नेता। फिर उनको पूछा गया कि आपकी अगर सरकार आती है तो आप क्या करोगे? बोले हम इनको 3,000 रुपए देंगे, और जो अभी महायुति की सरकार जो पैसा दे रही है तो बोले ये महाराष्ट्र की जमीन बेच के पैसा दे रही है। आज मेरे को बताओ, इनकी सरकार आएंगे तो ये 3,000 देंगे, और हमारी सरकार जो दे रही है और आने वाले 23 तारीख के बाद में भी आपको वादे के साथ बताता हूं कि सरकार आएंगी महायुति की, और महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। जो जो भी योजना महायुति सरकार ने लाई है एक भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी के नेता अजीत दादा पवार का ये वादा रहता है और वो वादे के मुताबिक चलते। मैं आपको बताता हूं, आज भले ही हिंदू मुस्लिम के बारे में अगर कोई झगड़ा लगाने की कोशिश करता है तो वो कांग्रेस है। हमारे मुस्लिम भाइयों भी आज हमारे विकास भाऊ कुंभारे को 15 साल से इस यहाँ पे इस धरती पे आमदार बना रहे, ये विभाग का आमदार बना रहे, तो इनके वोटों से भी बनते हैं। यह झूठा जो नैरेटिव जो पास करते हैं ये बहुत ही गलत है, आप इनके ऊपर विश्वास मत रखिए। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप लोग हमारी बहना है नहीं, मैं मेरा आवाज जहां तक के जाता हूँ, मैं मोमिनपुरा के मध्य नागपुर के बहनों को बताना चाहता हूं कि एक भी योजना बंद नहीं होगी।
और ये जो लाडली बहन के 1500 के जगह 2100 रुपए देने का वादा ये महायुति सरकार ने किया है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को कमल के बटन पे बटन दबा के माननीय हमारे प्रवीण भाऊ दटके को ज्यादा से ज्यादा वोट से चुना के लाने की मैं अपील करता हूं। इतना बोल के मैं 2 शब्द समाप्त करता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित अपने नागपुर के माननीय महापौर दयाशंकर जी, हमारे नेता माननीय कामिल भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष माननीय पवार साहब, हमारे दूसरे नेता मेरे काका माननीय अब्दुल कदीर, हमारे बालपांडे साहब, हमारे फारूक काका, लतीफ काका, उपस्थित माता भगिनी दोस्तों, सारे वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने, भाजपा ने, महायुति ने क्या क्या किया इसकी बात की। वो सारे बड़े वक्ता है, समारोह में दयाशंकर जी उसके बारे में बात करेंगे। इस मोमिनपुरा में मैं आज पहली बार भाषण देने के लिए खड़ा हूं। दोस्तों, मुझे खुशी है कि कुछ करने के बाद मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं। लोग कुछ करने के पहले भाषण देते हैं। मैं पहला ऐसा वक्ता हूं या पहला ऐसा भाजपा का कार्यकर्ता हूं कि भाजपा के सारे लोग कुछ करने के बाद भाषण देते। दोस्तों, आपके सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बालपांडे जी बैठे, माननीय दयाशंकर जी बैठे। माननीय बालपांडे जी इस प्रभाग से चुन के आए थे। एक सदस्य हमारे पार्टी का था और एक सदस्य दूसरे पार्टी का था। ये बालपांडे जी ने इसकी शुरुआत की, इस मुस्लिम लाइब्रेरी की। और मुझे खुशी है कि जिस दिन देवेंद्र जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 2014 में, वो दिवाली के दिन थे, पहले किसी फाइल पर सही की होगी तो यहां पर जो कुछ अतिक्रमण था उस पर स्टे देके रखा था माननीय विलासराव जी देशमुख ने। वो स्टे हटाने के फाइल पर माननीय देवेंद्र जी ने सही की, माननीय बालपांडे साहब और दयाशंकर जी ने कोशिश की थी। दोस्तों, फिर हमारी 2.5 साल में सरकार आई। यहाँ की नौजवान कमेटी, मुस्लिम लाइब्रेरी नौजवान कमेटी, यहाँ की कमेटी मेरे पास मिलने आई कि हमारे को इसका काम दीजिए। हमने अतिक्रमण बाजू किया है। महानगर पालिका का आयुक्त तो सुन नहीं रहा था। हमने बोला कि लाइब्रेरी हम सरकार के पैसे से बनाएंगे और जो उचित लोग होंगे उनको चलाने के लिए देंगे। दोस्तों, पहली बार पैसे आए, अपने केंद्र सरकार की एक योजना से पैसे आए। बहुत सारी अटी शर्ती थी। 25 किलोमीटर के अंदर कितनी लोक संख्या है, क्या है, उसके सर्टिफिकेट चाहिए थे। माननीय देवेंद्र जी के सामने हम गए। देवेंद्र जी ने बताया यहां अपन ये निधि दूसरी जगह लेके जाएंगे। और अर्बन डिपार्टमेंट ने देवेंद्र जी के ओर से, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के डिपार्टमेंट से देवेंद्र जी ने 25 करोड़ का निधि दिया। नक्शा सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, टेंडर एक अच्छा आदमी को गया। आज आपके सामने काम शुरू है। हमारे बहनों के लिए अलग अभ्यासिका, हमारे लड़कों के लिए अलग अभ्यासिका, कंप्यूटर लाइब्रेरी अलग, किताबों की लाइब्रेरी अलग। कोर्सेस के लिए आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इनके कोर्सेस के लिए कुछ अच्छे भाषण, उसके लिए अलग हॉल अलग। हर मसले पर उत्तम व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था अलग। और अद्यावत ई लाइब्रेरी, अद्यावत मुस्लिम ई लाइब्रेरी का यहां निर्माण होगा। ये माननीय कामिल भाई यहां बैठे हैं, इनके जैसा फॉलोअप करने वाला आदमी मैंने देखा नहीं। आपका मुस्लिम कब्रिस्तान है, बहुत सारी असुविधाएं थी। रोज एक चीज के पीछे लगकर आज जो कुछ काम मुस्लिम कब्रिस्तान में शुरू है उसका सारा श्रेय कामिल भाई का है। कामिल भाई पीछे लगे इसलिए वो कब्रिस्तान में काम हो रहे। एक गुलाब बाबा स्कूल है अपने पास, वहां के सभी नागरिकों का कहना था कि स्कूल में अभी ये सारे पुराने वाहन रहते, ये सब चलता है, हमारे बस्ती को इसकी तकलीफ होती है। हमने किरण रिजिजू के पास उसका एक आवेदन भेजा
अब बस्ती के नागरिक तय करेंगे कि उनको वहां क्या चाहिए। प्रवीण गटके तय नहीं करेगा, कोई नेता तय नहीं करेगा, वहां के नागरिक तय करेंगे, वहां की महिलाएं तय करेंगी, वहां की बच्चियां तय करेंगी, वहां के लड़के तय करेंगे, वहां के युवक तय करेंगे। और उस जगह पे क्या चाहिए, समाज को किस जगह किस चीज की जरूरत है, वो बस्ती तय करेंगे और वहां वो प्रकल्प बनेगा। अपने पास यहाँ का ये है कत्तल खाना, स्लॉटर हाउस। बहुत बार अपने भाई लोग आए कि ये कार्रवाई हो रही, ये कार्रवाई हो रही, ये बंद हो रहा है। हम सब कमिश्नर जी के पास गए, अपने मुस्लिम बांधव थे, हिंदू बांधव थे, हम सब मिलकर गए। बाला लारोकर जी, हमारे तुषार लारोकर जी, इन सब का नेतृत्व करने हमारे गुलाम भाई, ये सब लोग आए। हम कमिश्नर के पास गए, माननीय दयाशंकर जी ने उसमें से मार्ग बताया। हम कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर से हमने वचन लिया कि यह काम होगा, वो काम हमने करवा के दिखाया। और बहुत सारा काम वहां करना है। वहां कुरैशी समाज को बहुत सारी जरूरत है, वो भी हम इसके बात करेंगे। इसका शब्द मैं आपको देता हूं। दोस्तों, एक डोबी नगर का इश्यू है, रेलवे की जमीन पर झोपड़े हैं, 25-50 साल से नागरिक वहां बैठे हैं, वो रेलवे की जगह है। अब वहां कैसे पट्टे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। यदि मिलेंगे तो सच बोलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन उन सारे लोगों की परमानेंट कहां व्यवस्था हो सकती है, परमानेंट मकान कैसे मिल सकते हैं, एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई, उनको 2 फ्लैट कैसे मिल सकते हैं, इन सारे चीजों के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। यदि मिलेंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो जहां मिलेंगे वहां उसके लिए कोशिश करेंगे। एक नया विषय, बहुत यहाँ की हमारे बहनों के लिए बहुत तकलीफ है, बहुत बड़े मार्केट महिलाओं के लिए बने, लेकिन आज तक किसी ने सुलभ शौचालय की बात नहीं की, महिलाओं के लिए वॉशरूम की बात नहीं की। अभी मैं पीछे के रास्ते आया, सामने का जाम था, ऐसा मार्केट तो बरड़ी में भी नहीं महिलाओं का। लेकिन यहाँ आने वाले भगिनियों के लिए, हमारी बहनों के लिए एक सादा सुलभ शौचालय नहीं है। देखिए कितनी तकलीफ होती होगी। तो ये कहाँ बनाएंगे? तो इसके लिए जगह ढूंढकर हमारे महिलाओं को कभी तकलीफ ना हो, उनको कोई किसी चीज की अड़चन ना हो, इसके लिए बहुत अद्ययावत 5 स्टार सुलभ शौचालय बनाएंगे। ये वादा मैं आपके सामने करता हूं। कि मोमिनपुरा में माननीय दयाशंकर जी आके नजदीक थे, बहुत सारे नालों का काम उन्होंने किया। बाल पांडे जी आके नगर सेवक थे। बहुत सारी सीवर लाइन की भी अड़चन है, रोज मशीन लगानी पड़ती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। माननीय नितिन जी को और माननीय देवेंद्र जी को आप धन्यवाद दीजिए कि नाग नदी सफाई अभियान में जो ट्रंक लाइन का काम होने वाला है, वो इस मोमिनपुरा में भी होने वाला है। इस मोमिनपुरे की हर ट्रंक लाइन, हर सीवर लाइन बदलने जाने वाली है। अपना परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने दिए। दोस्तों, ये अभी एक निवेदन मुझे प्राप्त हुआ। ये अपने मुस्लिम लाइब्रेरी के बाजू में एक 50,000 फुट की जगह महानगर पालिका में, वहां एक डीएड कॉलेज चलता है। अपने समाज की कुछ शादियां वहां होती है, वहां एक यूनानी दवाखाना चलता है, वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी है। ये सारी चीजें वहां चलती है। यहाँ के नौजवान जो व्यवसाय करने वाले तरुण हैं, उन्होंने एक निवेदन दिया है कि वहां एक अच्छा अद्ययावत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग के साथ बनना चाहिए। वहां डीएड कॉलेज के लिए भी जगह मिलेगी, वहां वो शादियों का सभागृह भी होगा, वहां अपना दवाखाना भी होगा, और अपने जवान लड़कों के लिए नियम के अनुसार 100-150 दुकान, क्योंकि एफएसआई भी बढ़ गया है, यूनिफॉर्म डीसीआर आया है। जैसे लाइब्रेरी को एफएसआई मिला, वैसे उस जगह में एफएसआई लेकर एक अद्ययावत मार्केट यहाँ के जवानों के लिए हम जरूर बनाएंगे। माननीय नितिन जी के पीछे लगकर ये काम करेंगे, ऐसे मैं जुबान देता हूं। दोस्तों, होट के लिए काम नहीं करेंगे। माननीय दयाशंकर जी 20-20, 30-30, 40-40 साल के बाद काम कर रहे हैं। लतीफ बाबा काम कर रहे हैं, फारूक काका काम कर रहे हैं, हमारे वो टेलर काका काम कर रहे हैं, छोटे फारूक जी काम कर रहे हैं, मुल्ला सलामतुल्ला अंसारी जी ने तो अपनी पूरी उम्र इस भाजपा के काम के लिए दे दी। उसके बाद उनके लड़के ने उसकी उम्र पूरी इसके काम के लिए दे दी। लेकिन हम होट के चक्कर में काम नहीं करेंगे, हम निरंतर काम करेंगे। आप वोट दो मत दो, हम दिल जोड़ेंगे और उसके बाद
आपको निर्णय करना है कि भाजपा को, महायुति को वोट देना कि नहीं देना, लेकिन हम काम निरंतर करेंगे, ये शब्द मैं आपको देता हूं। और 20 तारीख को यदि आपको लगा कि भाजपा ही काम कर सकती है, उनके 50 साल और हमारे 10 साल किसने निधि लाया, इसका आप हिसाब मांगो, हमसे मांगो, उनसे मांगो। और यदि हम सच बोल रहे होंगे तो 20 तारीख को ईवीएम मशीन पर हम नंबर 1 पर है। हमारे नितिन जी नंबर 1 के नेता है, हमारे देवेंद्र जी नंबर 1 के नेता है, हमारे मोदी साहब नंबर 1 के नेता है, हमारी कमल की बटन भी नंबर 1 पर है। वो आप जरूर, यदि हमने कुछ किया है, हम पर विश्वास है, हम यदि नौटंकी नहीं कर रहे, हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे, तो उस बटन को आप दबाइए। इतनी विनती मैं करता हूं, माननीय दयाशंकर जी से विनती करता हूं कि इस सभा का वो समारोह करें। मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण जी दटके, उनके प्रचारार्थ आयोजित इस सभा में मंच पर उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, प्रवीण जी ने बड़ी तन्मयता के साथ में अपने विषय आपके समक्ष रखे। मैं केवल कुछ बातें कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। 1977 में पहले बार इस देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी एक विदेश मंत्री के रूप में पहुंचे और विदेश मंत्री पद पर बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहला कोई काम चालू कराया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हॉकी के मैच बंद थे, उस हॉकी के मैच को शुरू करवाया। अटल जी ने कोई बात शुरू करी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन बंद थी, उस ट्रेन को शुरू कराया। अटल जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने तो अटल जी खुद बस में बैठ करके पाकिस्तान गए। केवल इतना ही नहीं, नागपुर शहर से हज के लिए जो हवाई जहाज उड़ता है, इसकी व्यवस्था किसी ने करी तो अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर शहर से हवाई जहाज से हम लोग केवल नागपुर नहीं, महाराष्ट्र नहीं, विदर्भ नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाजी बंधु भी यहां से विमान में बैठ करके हज की यात्रा को जा सकते हैं। यह सुविधा अटल बिहारी वाजपेयी ने उपलब्ध करा करके दी। केवल इतना ही नहीं, नागपुर शहर के अंजुमन को अगर किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया तो केवल नितिन जी गडकरी ने प्रदान करके दिया। केवल इतना ही नहीं, यहां आज ई लाइब्रेरी बन रही है तो यह भी प्रवीण दटके जी ने प्रमाण दिया। केवल इतना ही नहीं, माननीय कामिल भाई ने, मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था, उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड के लिए पैसे मांगा। जब मैंने उसके लिए 50 लाख रुपए दिया तो कामिल भाई ने कहा कि आप पहले पदाधिकारी हो महानगर पालिका के जिन्होंने आजादी के बाद पहले बार फुटबॉल ग्राउंड के लिए पैसे दिया। केवल इतना ही नहीं, जब कब्रिस्तान में पैसों की आवश्यकता पड़ी तो इस शहर के सारे कब्रिस्तानों को हमने पैसा दिया। मैं चेयरमैन बना तो मैंने पहली प्रेस में कहा कि पश्चिम में नागपुर में रहने वाला व्यक्ति अपने कांधे पर डोला लेकर के जब मोमिनपुरा के कब्रिस्तान या जरीपटका के कब्रिस्तान में आता है तो मुझे लगता है कि पश्चिम नागपुर में कब्रिस्तान क्यों नहीं है। मैंने कहा कि मुस्लिम भाइयों के लिए पश्चिम नागपुर में कब्रिस्तान बनाऊंगा। पत्रकारों ने पूछे जगह कहां है, मैंने कहा कि जिसके इरादे साफ हो उसको ऊपर वाला अपने आप जगह प्रदान कर देता है। मुझे गर्व होता है कि गोरेवाड़ा में हमने वो कब्रिस्तान बना करके दिया। काम करते समय हमने कहीं नहीं सोचा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कारण सत्ता के ऊपर कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति गार्जियन होता है, पालक होता है, पिता होता है, और समाज में रहने वाला प्रत्येक धर्म उसकी संतान होता है। वो बेटे की तरह सबके साथ व्यवहार करता है। हमने सत्ता पर बैठ करके वो सारी की सारी चीजें करी, कहीं मन में भेदभाव नहीं किया। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद सारी भाषाएं परावर्तित हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनीस अहमद जी हमारे विधायक थे। उनके पिताजी खतीजा ट्रस्ट के नाम से एक हॉस्पिटल चलाते हैं, उसको तोड़ने का आदेश नागपुर महानगर पालिका ने दे दिया। अनीश भाई मिनिस्टर थे, वो विलासराव देशमुख के पास गए और विलासराव देशमुख ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहां कानून के बगैर मैं मदद कर सकता हूं। अल्ताफ दयाशंकर के पास आया। दयाशंकर ने, अनीश भाई कांग्रेस के थे, फिर भी उनके पिताजी ट्रस्ट अच्छी चलाते हैं, गरीबों का हॉस्पिटल चलाते हैं। सभागृह में निर्णय लिया, फिलिप्स का और हमारे टाउन प्लानिंग ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया और वो हॉस्पिटल टूटने से बच गया। हम काम करते समय हिंदू मुसलमान के दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन हमारी किस्मत खराब है कि आप वोट देते समय उसी दृष्टि से देखते हो। मैं प्रवीण जी की तरफ से एक निवेदन करने के लिए आता हूं कि वक्त गुलशन पर खड़ा था तब लहू हमने दिया, और जब बाहर आती है तो तुम कहते हो तुम्हारा काम नहीं। इस आदत से बाज आओ, प्रवीण जी को जिताओ। भारत माता की जय। धन्यवाद दया भाऊ। मैं आप तमाम हजरात का आभार मानता हूं
शुक्रिया अदा करता हूं इस ऐलान के साथ कि आने वाली 20 तारीख को आप कमल के निशान पर थप्पा मारकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से परवीन जी दटके को कामयाब करेंगे।